हेलो फ्रेंड्स, इस फाइल के अंदर अपन देखेंगे आर्टिकल नंबर 110 जिसमें आएगी मनी बिल की परिभाषा। इससे पहले अपन ने आर्टिकल नंबर 109 देखा था जिसमें अपन ने मनी बिल का प्रोसीजर देखा था, प्रक्रिया देखी थी। ठीक है, तो परिभाषा है 110 के अंदर। तो पहले माइक्रो के रूप में अपन देखते हैं इसमें, ठीक है, फिर सारे टेक्स्ट के ऊपर अपन आएंगे, लेकिन माइक्रो इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं 110। ठीक है, 10 परिभाषा, धन विधेय की परिभाषा, डेफिनेशन है इसमें मनी बिल की। ठीक है, क्वेश्चन यही आता कई बार मनी बिल की परिभाषा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? 109, 110, 111 या 112? तो परिभाषा किस में मेरे प्यारे बच्चों? 110 में। अब देखो याद कैसे रहेगा 9 और 10? 109 में तो अपन देखते हैं क्या है, प्रक्रिया है, और 110 में क्या है, परिभाषा है। ठीक है, तो देखो 9 प्रक्रिया है ना, ये प्रक्रिया, ये प्रक्रिया 9। ठीक है, 9 तो प्रक्रिया देखो टेढ़ी मेढ़ी है ना, ऐसे जाओ और फिर यूं घूम जाओ, ऐसे ये टेढ़ी मेढ़ी प्रक्रिया। और परिभाषा देखो बिल्कुल आर पार है, पारदर्शी। जीरो जो होता है आर पार है कि नहीं, पारदर्शी, बिल्कुल आर पार देख लो, जीरो की पारदर्शी है, तो जीरो पारदर्शी तो होगी परिभाषा, और प्रक्रिया होगी टेढ़ी मेढ़ी, वही 14 दिन और फलाना फलाना ढीमका, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, 14 दिन नहीं करेगा तो निर्णय अंतिम, और ये तो प्रक्रिया टेढ़ी मेढ़ी 9 हो गया। ठीक है, और परिभाषा बिल्कुल पारदर्शी, जीरो पारदर्शी, जीरो, जीरो के आर पार देख सकते हो ना, ऐसे याद रख लो। ठीक है, तो अपन आर्टिकल नंबर 110 देखेंगे जिसमें धन विधेय की परिभाषा आएगी माइक्रो के रूप में। पहले देखते हैं, समझाता हूं। ठीक है, इसके अंदर ये टोटल 6 है सेगमेंट, क ख गए हैं, क ख गए अंग है, सॉरी क ख गए अंग है, और फिर 6। ठीक है, तो मैं अभी एक एक देखो आपको समझाता हूँ, बिल्कुल इजी है, इनके अंदर कुछ भी नहीं है। पहले एक बार आप समझ लो, सुन लो, फिर टेक्निकलिटी में चलेंगे। पहले इसको इजी से देखो, है ना, चीज को क्लिष्ट बनाना बहुत आसान होता है, टिपिकल होता है चीज को इजी बनाना। ठीक है, ऐसे तो आओ, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कर। अभी आप समझते जाओ, फिर आप खुद ही बोलने लग जाओगे थोड़ी देर बाद, 5 मिनट तसल्ली रखो। सबसे पहले देखते हैं अपन कर टैक्स का। तो देखो कॉमन सेंस लगाओ, एक बार ठंडे दिमाग से सोचो। सबसे पहले क्या होता है, या तो अपन कोई नया कर लगा सकते हैं, वही तो होता है ना, नया कर लगाना। यूं हो सकता है, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि ऑलरेडी जो कर कोई लगा हुआ उसको खत्म करना, है ना। तो पहले 2 विलोम हो गए, नया लगाना, जो अभी चलन में उसको खत्म करना। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि अपने खत्म तो नहीं किया, लेकिन उसकी रेट 0 कर दी, शून्य कर दिया उसको। जीएसटी में कई बार होता है ना कि नहीं अब चलो पेट्रोल पे कोई जीएसटी नहीं, सोलर पैनल्स पे कोई जीएसटी नहीं, शून्य कर दिया उसको, है ना, कम कर, 0 मतलब शून्य कर दिया एक तरह से। तीसरा ये हो गया। चौथा ये कर दिया, या तो उसको बढ़ा दिया या अपन ने रेट को कम कर दिया, शून्य नहीं किया, या तो बढ़ा दिया या कम कर दिया। 13 थी उसको 18 कर दिया, जो 18 थी उसको 13 कर दिया, कम ज्यादा कर दिया अपन ने। ठीक है, चौथा ऑप्शन ये हो गया। और पांचवा ऑप्शन क्या हो गया कि अपन ने विनियोजित कर दिया उसको, जैसे इनकम टैक्स के कई बार स्लैब में नहीं देखते हो, जैसे देखने की अभी तक ये था कि इनकम टैक्स 2.5 लाख तक फ्री है, नो टैक्स लगेगा, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब यूं हो रही सरकार, यूं सोच रहे हैं कि भाई 5 लाख तक की टैक्स फ्री कर दी जाएगी, तो ये विनियोजन है, रेगुलेट करना, उसको रेगुलेट कर सकती है। तो कौन से 5 ऑप्शन बताए मैंने टैक्स के संदर्भ में? नया टैक्स लगा सकते हैं, एग्जिस्टिंग टैक्स को हटा सकते हैं, नया लगाना, हटाना, रेट को 0 करना, चौथा रेट को कम या ज्यादा करना, और पांचवा उसको रेगुलेट करना, विनियोजित करना। तो ये तो कॉमन शब्द है 5, इनमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है, तो इनको तो आप लिख ही सकते हो ना, और भी कुछ नहीं। तो अब देखो कैसे, क्या नए को लगाना, ऑलरेडी जो लगा हुआ उसको हटाना, खत्म करना मतलब शून्य करना रेट को, ठीक है, रेट को कम या ज्यादा करना, और नियंत्रण करना। अब इसी के टेक्निकल वर्ड आएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। अब लगाना, लगाने को अपन बोलते हैं अधिरोपण। जैसे वृक्षारोपण होता है ना, पौधा लगाना, वृक्षारोपण, रोपण का मतलब रोप रहे हो, वो होली को डांडो रूप गो रहे माघ पूर्णिमा याद आया, डांडो रूप गो रहे, रूप गो रोप रहे हैं, पौधा रोपण हो रहा है, रोप रहे हैं, है ना। तो अधिरोपण, कोई नया कर आप लगा रहे हो तो अधिरोपण हो जाएगा। ठीक है, इंपोजिशन, नया कर लगाना, अधिरोपण। ठीक है, दूसरा है हटाना, उत्साधन, है ना। ये इसको आप जैसे उत्साधन नहीं समझ में आ रहा तो इसको उत्पादन समझो आप, तो उत्पादन बस पै और सही है, तो उत्साधन। ठीक है, अबोल्यूशन। तीसरा है उसको शून्य कर देना, तो ये परिहार है, परिहार। ठीक है, परिहार, रेमिशन, ये अपने राष्ट्रपति की और समाधान मृत्यु दंड के संदर्भ में भी देखी थी। ठीक है ना, तो परिहार, समाधान। ठीक है, परिहार मतलब रेमिशन। फिर है कम ज्यादा करना, तो कम ज्यादा क्या होता है, परिवर्तन करना, परिवर्तन करना। तो ये 2 कैसे याद हो जाएंगे, परिहार और परिवर्तन, पैसे। और लास्ट वाला मैंने बताया उसको नियंत्रित करना, तो
उसको विनियोजित करना मतलब रेगुलेट करना। ये विनियमन, विनियोजित नहीं, सॉरी, विनियोजित अलग हो जाता है, वो एप्रोप्रिएशन है। ये विनियमन है, नियम है ना, विनियमन। नियम मतलब होता है, नियम मतलब उसका रेगुलेट करना। तो नियम मतलब नियम बना के उसको रेगुलेट करेंगे तो वो विनियमन उसके लिए वर्ड है, रेगुलेट। जैसे रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दूर संचार विनियामक प्राधिकरण है ना, इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट है ना, इंश्योरेंस विनियमन प्राधिकरण। ऐसे ऊर्जा है, रेरा है, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, रेगुलेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो अक्षय ऊर्जा विनियमन प्राधिकरण। तो रेगुलेटरी का क्या ट्रांसलेट होता है, विनियमन, ठीक है, रेगुलेटरी ऐसा करना। तो आप टेक्निकल वर्ड में अपन 5 कौन कौन से देखें, अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन और विनियमन। इंपोजिशन, एबोलिशन, रेमिशन, अल्टरेशन एंड लास्ट था आपने रेगुलेशन। ऐसे तो रटो मत बच्चों, रटो मत, ये चीज समझने से आएगी, कॉमन सेंस से। नया टैक्स लगा सकते हैं, अधिरोपण जो प्रचलन में उसे हटा सकते हैं, उत्सादन, दोनों ए उ याद रख लो। फिर शून्य करना परिहार, रेमिशन, परिवर्तित करना, कम ज्यादा करना, परिवर्तन, परिवर्तित हो गया, परिहार, परिवर्तन, उसको नियंत्रित करना, रेगुलेशन, विनियमन, रेगुलेशन। ऐसे तो चलो बाढ़ में जाने दो, ये अपने अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद आए तो ये तो लिख सकते हो। नया कर लगाना, प्रचलित को हटाना, ठीक है, दर को शून्य करना, दर को कम ज्यादा करना, उसको नियंत्रित, ये तो कर सकते हो ना यार, कम से कम। और भी नहीं तो ये भी नहीं होएगा तो फिर गलत रास्ता चुन लिया। ऐसे क्या करते हो, ठीक है ना, तो बिल्कुल इजी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दिया, जैसे जीएसटी लगाया गया, नया कर इम्पोज किया गया, एग्जिस्टिंग को हटाया गया, सेनवेट को हटाया गया, जैसे है ना, काफी करों को मिला के जीएसटी के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स, ये अप्रत्यक्ष कर, बहुत बड़ा सुधार है जीएसटी, सेनवेट हटाया गया। फिर क्या था कि जैसे ये परिहार, रेमिशन के अंदर कई गुड्स के ऊपर जीएसटी पहले लगता था लेकिन उसको जीरो कर दिया गया, तो परिहार, रेमिशन है। फिर परिवर्तन, कम ज्यादा किया तो जीएसटी रेट्स किसी में ज्यादा थी कम कर दी, किसी में कम थी उस पर ज्यादा कर दी। जैसे सिगरेट वगैरह जैसे जो है जिनमें एड वैलोरम ड्यूटी लगती है, ठीक है ना, जैसे सिगरेट, जैसे आप देखो सिगरेट पे टैक्स कैसे लगता है, आपने देखा कभी? सिगरेट पे टैक्स लगता है उसकी लंबाई के हिसाब से, कि जितनी लंबी सिगरेट उतना लंबा उस पर टैक्स, ऐसे। ठीक है ना, ऐसे। तो लंबाई, कपड़े पे टैक्स कैसे लगता है, ऐसे लगता है, तो सिगरेट पे ऐसे, ठीक है, यूं। तो ये हो गया। फिर है जीएसटी रेट्स कम ज्यादा हुई, ठीक है, तो सिगरेट पे ज्यादा कर दिया, ऐसे कईयों पे ज्यादा तो उसको कम कर दिया, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स में शुरू में ज्यादा था उस पर कम कर दिया, तो ये परिवर्तन है। फिर क्या है, रेगुलेशन, विनियमन, है ना। तो इसमें रेगुलेशन कैसे, इनकम टैक्स का मैंने उदाहरण दिया, अभी वही 2.5 लाख तक का है, अब 5 लाख कर दो। स्लैब को कम ज्यादा करना है तो वो कर दिया, 3 स्लैब है, 5 स्लैब करनी है, वो कर दिया, तो वो विनियमन है, रेगुलेशन है, ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहले जो अपन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, 110 मनी बिल की परिभाषा। तो सबसे पहले मनी बिल की परिभाषा में कर संबंधी है, किसी भी तरह का नया कर लगाना, हटाना, परिहार करना, परिवर्तन करना या उसमें विनियमन करना, ठीक है ना। अधिरोपण, उत्सादन, परिहार और अपने परिवर्तन और विनियमन, ये कर से संबंधित में है। तो क्या बिंदु तो ये बोलता है, क्या ये बोलता है कि भारत सरकार कोई भी ऋण उधार लेती है या प्रतिभूति देती है तो वो धन विधेयक कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे कर के संदर्भ में किसी प्रकार का कर लगाएगा, हटाएगा, परिवर्तन, परिहार करेगा, परिवर्तन, उत्सादन करेगा तो धन विधेयक होगा। ऐसे बिंदु संख्या ख बोलता है 110 ख कि भारत सरकार कोई उधार लेती है, जैसे किसी से उधार लिया, जापान से, वर्ल्ड बैंक से, है ना, या प्रतिभूति गारंटी देती है। गारंटी कैसे देती है सरकार, मैं आपको बात बताऊं। जैसे अफ्रीका के कई गरीब देश हैं जो भारत पर विश्वास करते हैं, तो उनके पास कोविड वैक्सीन खरीदने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला कि यार हमारे पास आएंगे ना तो हम तुम्हें चुका देंगे। तो वर्ल्ड बैंक या डब्ल्यूएचओ ने बोला कि यार इस बात की गारंटी कौन लेगा कि तुम चुका दोगे, तुम्हारे पास आएंगे। भारत आया सामने, और अपन लेते हैं गारंटी, क्यों टेंशन, मैं देता हूं तुम्हें सिक्योरिटी। कितने है तुम, युगांडा को कितने, 2,000 करोड़ की वैक्सीन भारत देता है गारंटी। अगर युगांडा नहीं चुकाएगा 2 साल के अंदर तो भारत चुकाएगा 2,000 करोड़। तो बाकायदा भारत फिर विधेयक पास करके ऐसी गारंटी देता है, रिजर्व के रूप में मनी रखा सकता है, ऐसे। तो ये भारत का क्या है, बड़ा दिल है, ठीक है, ऐसे है। तो उधार लेना और प्रतिभूति गारंटी देना, ये हो गया इसमें।
फिर व्यय के अंदर क्या है, निधि। दो तरह की निधियां हैं खासतौर पर यहाँ पे जो वर्णित है, संचित निधि और आकस्मिक निधि, कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड हो गया। कंसोलिडेटेड फंड जो है, संचित निधि जो है वो आर्टिकल नंबर 366 में, 366 में, और आकस्मिक निधि जो है, कंटीजेंसी फंड जो है वो आर्टिकल नंबर 367 के अंदर, 367 के अंदर। ठीक है, लिख रखा होगा मैंने, निधि संचित कंसोलिडेटेड फंड आर्टिकल 366 और आकस्मिक निधि कंटीजेंसी 367। इन दोनों के अंदर धन डालना या निकालना, प्लस माइनस का मतलब धन डालना और धन निकालना, किन दो के अंदर, कंसोलिडेटेड फंड और कंटीजेंसी, संचित और आकस्मिक। ये निधियां क्या होती है, क्या नहीं होती है, सब अपन पढ़ेंगे आर्टिकल जब 112 अपन बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण जब देखेंगे उसके अंदर। ठीक है ना। आप ये समझ लो कि हर प्रकार की जैसे जो राशि आती है ज्यादातर वो सरकार की संचित निधि में जाती है। संचित निधि एक तरह से सरकार का पर्स है, वॉलेट, बटुआ है एक तरह से। जो भी पैसे आने उसमें आएंगे, जो भी जाने वो उससे निकलेंगे। ठीक है, तो वो बटुआ है एक तरह का सरकार का, क्या, संचित निधि। और आकस्मिक निधि क्या है, जैसे अभी अपन पढ़ रहे हैं, पता चला अभी पढ़ते पढ़ते भूकंप आया, जैसे गुजरात भुज में आया था अपने 2 में, और पता चला कि वहां तो काफी लोग मर गए और तत्काल सहायता की जरूरत है, तो आकस्मिक हो गया ना, आकस्मिक, पता ही नहीं था। ठीक है, तो ये कंटीजेंसी, तो इसके लिए भी फंड रखा जाता है। इमरजेंसी अगर कोई आ जाए, कुछ भी हो सकता है, कोविड आउटब्रेक हो गया था, अर्थक्वेक आ जाए, फेमाइन आ जाए, सुनामी आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई त्रासदी हो जाए बड़ी, ऐसे महामारी फैल जाए, कुछ भी तो इसके लिए कंटीजेंसी फंड की व्यवस्था रखी जाती है आर्टिकल 367 के तहत। तो उसमें धन डालना है निकालना है, संचित निधि और आकस्मिक निधि में। ठीक है, गया, ये हो गया। तो ये देखो, ये शुरू के जो 3 है ना, ये 3 तो मैंने अभी चर्चा करी, आपको बताया, ये तीनों, इन तीनों की मैंने चर्चा करी और आपको, इन तीनों की तो मैंने चर्चा करी और आपको समझाया। ठीक है ना। क्या, एक तो कर की, एक उधार लेन देन की, उधारो गारंटी, और एक निधि की। अब इससे अगले जो 3 बिंदु है ना, तीनों ये संचित निधि से रिलेटेड है। ये संचित निधि अभी जो पढ़ा अपने तो संचित और आकस्मिक दोनों थी, लेकिन अब संचित निधि से रिलेटेड है अगले तीनों बिंदु। ठीक है ना। ये तो अगले 3 बिंदु संचित निधि से कैसे रिलेटेड है, क्या है सर उनमें, हमें बताओ ना थोड़ा। बिल्कुल, देखो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है उनके अंदर। कैसे है संचित निधि से? सबसे पहला अपन देखते हैं कि किसी भी खर्चे को संचित निधि से विनियोजित करना, है ना। संचित निधि से विनियोजन का मतलब होता है खर्च करना। यहां अपन पढ़ा था विनियमन, नियम बनाना, रेगुलेट करने, और यहां विनियोजित, नियम थोड़ी आ रहा है, नियोजन आ रहा है, प्लानिंग आ रही है। यहां तो देखो नियम आ रहा है, नियम, इसमें नियम आना है, नियम बना के तो रेगुलेट कर सकते हो ना। और यह नियोजन है, प्लानिंग है, नियोजन, है ना। तो दोनों फर्क अलग अलग है। नियोजन वो नियमन, रेगुलेशन, या नियोजित, अप्रोप्रिएशन करना। तो नियोजन का मतलब होता है खर्च करना। ठीक है ना। तो संचित निधि से कोई भी खर्च अपन ये डिसाइड कर देते कि भाई ये संचित निधि का पेमेंट होगा तो वो धन विधेयक कहलाएगा। ऊपर भी अपन ने पढ़ा था प्लस माइनस, है ना, कोई खर्चा यहां से निकलेगा, लेकिन ये दोनों के संदर्भ में कंबाइंड लिखा हुआ, कंसोलिडेटेड कंटीजेंसी, यहाँ अलग लिखा हुआ, बस इतना ही फर्क है कि कंसोलिडेटेड फंड से किसी भी खर्चे का विनियमन करना, एप्रोप्रिएशन का, विनियोजन करना, सॉरी, विनियमन नहीं, विनियोजन करना, है ना। किसी भी खर्चे का संचित निधि से अगर विनियोजन, एप्रोप्रिएशन किया जाता है तो वो धन विधेयक कहलाता है। फिर अगला बिंदु क्या है कि किसी भी खर्चे को संचित निधि पे भारित दिखाना, चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, चार्ज, है ना, चार्ज एक्सपेंडिचर, संचित निधि पर भारित व्यय, ये भारित वर्ड इंपॉर्टेंट है, चार्ज एक्सपेंडिचर की मतलब, चार्ज एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि संसद को उसके ऊपर वोटिंग का अधिकार नहीं होता। संसद के दोनों सदनों पर सिर्फ चर्चा कर सकते हैं, वोटिंग नहीं कर सकते। ये चार्ज एक्सपेंडिचर होता है। बाकी आर्टिकल 112 पढ़ेंगे, उसमें चार डेफिनेशन की परिभाषा आएगी पूरी, क्या क्या उसके अंदर होता है। जैसे राष्ट्रपति की सैलरी, राष्ट्रपति की मतलब वेतन भत्ते, पेंशन, सैलरी, अपने राज्यसभा सभापति, उपसभापति की वेतन, पेंशन, सैलरी, है ना, वेतन, सैलरी और पेंशन, वेतन और पेंशन, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की सैलरी, पेंशन, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी, पेंशन, हाई कोर्ट के जजेस की ओनली पेंशन, हाई कोर्ट के जजेस की जो सैलरी है वो राज्य की संचित निधि से मिलती है, और हाई कोर्ट जजेस को जो पेंशन मिलती है वो केंद्रीय, मतलब भारत की संचित निधि से मिलती है। सैलरी में हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी आती है राज्य से, राज्य की संचित निधि से, और हाई कोर्ट के जजेस की पेंशन आती है भारत या केंद्र सरकार की संचित निधि से। फिर उसके अलावा है CAG, कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल की वेतन व सैलरियां, ऐसे। तो ये सारे क्या है, ये चार्ज एक्सपेंडिचर है। ठीक है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा विधेयक जो चार्ज एक्सपेंडिचर से संबंधित होगा वो धन विधेयक कहलाएगा। तो संचित निधि से मैंने बता रहे थे 3 पढ़ेंगे अपन, एक तो पढ़ लिया अपन ने संचित निधि,
संचित निधि पर किसी प्रकार किसी खर्चे को क्या करना, विनियोजन करना, एप्रोप्रिएट करना। दूसरा, संचित निधि पर किसी खर्चे को भारित खर्चा दिखाना, चार्ज एक्सपेंडिचर दिखाना। और तीसरा क्या है, संचित निधि के पेटे कोई भी राशि प्राप्त करना, संचित निधि के पेटे कोई भी धन प्राप्त करना। ये संचित निधि के पेटे क्या मतलब है ना, ऑन अकाउंट ऑफ लिखा हुआ है इंग्लिश में। तो देखो, अगर डायरेक्ट अपन को प्राप्त हो जाता तो इसके अंदर ही जोड़ देते अपन, यहां जो पढ़ा था अपन ने संचित और में। पेटे का मतलब क्या है कि भाई बाद में कभी ये राशि मिलेगी, अभी ये डिसाइड हो रहा है कि चलो ठीक है, ऐसे ऐसे वर्ल्ड बैंक 2 साल बाद पैसे देगा, अगर भारत की स्थिति सही रहती है तो ये संचित निधि में जमा कर दी जाएगी। तो अभी मिली नहीं है कि पेटे अपन राशि ले रहे हैं, ठीक है ना, तो वो उसका इस तरह का कोई विधेयक होगा तो वो भी धन विधेयक कहलाएगा, ठीक है ना, ये चीज है, ठीक है। और फिर इसमें एक चीज और अच्छी है, ये लेखाओं का परीक्षण, सम परीक्षा, ऑडिट करना, तो ये भी धन विधेयक होता है कि राज्य मतलब केंद्र सरकार व राज्य सरकार के लेखाओं की सम परीक्षा करना, ऑडिट करना, इससे संबंध भी कोई विधेयक होगा तो वो धन विधेयक ही कहलाएगा, ठीक है। तो ये तो थे सारे वो बिंदु जो कि अगर किसी बिल के अंदर है तो वो धन विधेयक के रूप में वो परिभाषित होएगा, क्योंकि अपन परिभाषा पढ़ रहे हैं धन विधेयक की। अब सवाल ये आता है कि ये निर्णय किसका होगा अंतिम, की ये धन विधेयक होगा या नहीं होगा। ये निर्णय अंतिम होता है किसका, लोकसभा अध्यक्ष का, ठीक है। ऐसे धन विधेयक पे पावर ज्यादा लोकसभा की, अपने प्रोसीजर में पढ़ा था, ठीक है। तो ये अंतिम निर्णय होता है लोकसभा स्पीकर का। लेकिन इसके साथ साथ अपन को अभी तक तो अपन ने ये पढ़ा कि कौन कौन सी चीजें धन विधेयक को बनाएंगी। इसके साथ साथ ही कुछ ऐसी हैं जिनका संबंध मुद्रा से तो होता है लेकिन वो धन विधेयक नहीं होते, ठीक है। जैसे क्या, यही अपवाद बता रखे हैं, अपवाद जिनको कि धन विधेयक, धन का संबंध, धन उन चीजों का संबंध धन से है लेकिन वो धन विधेयक नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज जुर्माना लगाने से, जैसे मान लो कोई ऐसा प्रोविजन हो रहा है कि जुर्माना लगाना है, जैसे मान लो आपने पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग करी तो 250 रुपए का जुर्माना है ना। रोडवेज में बगैर टिकट पाए गए ऐसे जुर्माना है, ठीक है। बगैर मास्क के पाए गए तो आपको जुर्माना लगेगा, है कि नहीं है। कहीं सार्वजनिक स्थान पे थूकते मिले तो जुर्माना लगेगा, ठीक। तो इस तरह के जैसे आपने कोई जुर्माने लगाए तो वो अपने धन विधेयक नहीं कहलाएगा। किसी तरह की फीस इंपोज कर लो, सुलभ कॉम्प्लेक्स में फीस लगेगी, है ना, 5 रुपए से बढ़ा के 10 रुपए जैसे करने हैं तो ये धन विधेयक नहीं है। फिर कुछ स्थानीय निकाय हैं, जैसे मान लो कचरा उठाने पे कोई शुल्क है, नगर निगम जैसे शौचालय पे शुल्क ले रहा है 5 रुपए, ऐसा कोई ऐसा स्थानीय निकाय का कोई अगर विधेयक है तो वह सिर्फ इसलिए धन विधेयक नहीं है कहलाएगा क्योंकि इनमें अगर इन चीजों का वर्णन है, तो जुर्मानों का, फीस का, स्थानीय निकाय के किसी द्वारा करारोपण का, जैसे स्थानीय निकाय को मान लो चुंगी वसूलनी है कहीं पे स्टेट हाईवे या डिस्ट्रिक्ट हाईवे पे, तो धन विधेयक नहीं है ऐसे। तो ये अपवाद है, वो जुर्माना, फीस, स्थानीय निकाय द्वारा किसी प्रकार का करारोपण, मतलब स्थानीय निकाय कर के संदर्भ में, स्थानीय निकाय का कर के संदर्भ में वही 5 चीजों कर सकता है स्थानीय निकाय भी, क्या, अधिरोपण कर सकता है, उत्साधन कर सकता है, परिहार कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है और विनियमन कर सकता है। लेकिन चूंकि वो स्थानीय निकाय द्वारा कराए जा रहे हैं इसलिए वो धन विधेयक की श्रेणी में नहीं आएंगे। इसको ढंग से समझ के रहो, क्योंकि ऐसी कैसी परिभाषा आएगी जब अपन भाग 5 पढ़ेंगे। भाग 6 पढ़ेंगे राज्य, भाग 5 और भाग 6 बिल्कुल ऑलमोस्ट ट्रू कॉपी है, बस थोड़ा बहुत भाई प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री आ जाता है, राष्ट्रपति की जगह गवर्नर आ जाता है, वही फर्क है। लेकिन समझ के रखो सारी चीजें वही आएंगी ऐसी ऐसी, है ना। ये चीज है इसमें अपवाद। निर्णय अंतिम किसका होगा, लोकसभा अध्यक्ष का होगा, ठीक है। तो ऐसे मैंने आपको बताई ये धन विधेयक की परिभाषा। वापस मैं थोड़ा सा आपको चीज समझा दूं कि इसके अंदर कैसे अपन को कैसे क्लब करना है। जैसे एक बार रिवीजन करा देता हूं। पहले तो अपन ने 3 चीजें देखी पहले तो 3 चीजें यहां तक देखी अपन ने, है ना। सबसे पहले तो अपन ने कर देखा, कर के संदर्भ में 5 चीजें देखी अपन ने, अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन और विनियोजन, इम्पोजिशन, अबोलिशन, रेमिशन, अल्ट्रेशन एंड रेगुलेशन। ऐसे सब याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन करो, कॉमन सेंस लगाओ। दूसरा अपन ने देखा उधार लेना प्रतिभूति देना। तीसरा अपन ने देखा संचित व आकस्मिक निधि में प्लस माइनस धन, मतलब जमा करना, निकालना। फिर संचित निधि से संबंधित अपन ने 3 देखे, किसी भी खर्चे को संचित निधि से विनियोजन करना, एप्रोप्रिएशन करना। विनियोजन मतलब होता है खर्च करना। दूसरा, किसी खर्चे को संचित निधि पर भारित व्यय दिखाना, चार्ज एक्सपेंडिचर दिखाना। तीसरा, संचित निधि के पेटे ऑन अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड को अमाउंट रिसीव करना। और उसी में जुड़ा हुआ है कि राज्य व संघ के खातों की संपरीक्षा, ऑडिट करना। और अपवाद स्वरूप में अपन क्या देखते हैं, जो कि
धन से संबंधित है लेकिन धन विधेयक नहीं होते। क्या? कोई जुर्माना है, कोई फीस है ना, जैसे मान लो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कहीं फीस लगानी है तो वो ऐसा नहीं। यूपीएससी का मतलब मान लो अप्लाई करने की फीस है वो बढ़ा रहे हैं तो वो धन विधेयक नहीं है, ठीक है ना। स्थानीय लगाए द्वारा कर से संबंधित कोई भी तरह का कार्य किया जा रहा है, अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन और विनियमन, स्थानीय निकाय द्वारा किसी कर पे पाबंदी की जा रही है तो वो भी धन विधेयक नहीं होगा। फिर धन विधेयक के संदर्भ में निर्णय अंतिम किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का होता है, ठीक है। ऐसे ही चीजें अब जैसे आप आगे पढ़ोगे धन विधेयक के बारे में, आप देखो सारी चीजें इसमें लिखी हुई चीजें वही है, सारी कुछ नहीं है। देखो इस अध्याय के प्रयोजन के लिए कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों संबंधित उपबंध है। किसी कर का देखो क्या, अधिरोपण, इम्पोजिशन, उत्साधन, एबोल्यूशन, परिहार, रेमिशन, परिवर्तन, अल्टरेशन व विनियमन, रेगुलेशन। भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या देने की धन उधार लेने या कोई प्रतिभूति देने के संबंध में भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि, ये 366 है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये कंटिजेंसी फंड है 367 में अभिरक्षा। फिर भारत की संचित निधि जैसे धन का विनियोग है ना, विनियोजन जिसको मैंने एप्रोप्रिएशन बताया था, खर्च, ठीक है ये। फिर किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, चार्ज एक्सपेंडिचर, ठीक है, परिभाषा आएगी आर्टिकल 112 के अंदर जो मैंने मोटा मोटा बता ही दिया था। फिर इसके बाद ये ओरिजिनल बेयर एक्ट की है, देखो इसमें ध्यान रखो, पूरा ढंग से पढ़ो। फिर बढ़ते हैं भारत की संचित निधि। भारत की संचित निधि या लोकलकों के मध्य, ये वो पेटे है, ऑन अकाउंट ऑफ धन प्राप्त करना, ठीक है। फिर क्या है, संघ व राज्य के लेखाओं की संपरीक्षा ऑडिट करना, है ना। फिर क्या है, इससे निर्दिष्ट किसी वस्तु को आने से कोई विषय, देखो क्या है, केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्मानों, अन्य धन शास्तियों मतलब फाइन्स, अधिरोपण अथवा अनुयुक्ति के लिए फीस, सारी चीजें वही है उसमें। फिर देखो किसी स्थानीय प्राधिकारी का कोई करारोपण संबंधी, जैसे कोई ये करके अधिरोपण है ना, वही इम्पोजिशन, उत्साधन, एबोलिशन, परिहार, रेमिशन, परिवर्तन, अल्टरेशन, विनियमन, रेगुलेशन, ये ठीक है। कोई बिंदु संख्या 3 पढ़ो। यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है तो लोकसभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये थोड़ा जूम करूँ क्या, कल ही कर देते सर, भूल गया था, ठीक है ना। यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो लोकसभा अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा, ठीक है। जब धन विधेयक अनुच्छेद, ये कोई ऐसा नहीं, नॉर्मल चीज है इसमें, है ना, मतलब लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है कि ये सदन द्वारा पास कर दिया गया और फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति भी उसको अनुमोदन देता है। ये 111 के तहत राष्ट्रपति का अनुमोदन आएगा है, ये राष्ट्रपति समझ जाता है तो देना होता है क्योंकि राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति ले ली होती है। ये अपन अनुच्छेद 109 में पढ़ा था प्रोसीजर में, ऐसे है ना। देखो इंटरेस्टिंग था ना ऐसे। फिर अनुच्छेद 110 के बारे में सारी वही चीजें मैंने जो बताई अभी, मनी बिल है कि नहीं है, अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन, विनियमन, इम्पोजिशन, अबोलिशन, रेमिशन, अल्टरेशन एंड रेगुलेशन। केंद्र सरकार उधार लेने व धन का विनियमन, संचित निधि पर आकस्मिक में जमा करना, उसे निकालना, संचित निधि पर धन का विनियोग, एप्रोप्रिएशन, इस प्रकार किसी भी राशि में वृद्धि, संचित निधि पर किसी प्रकार की धन अभिरक्षा, इसमें व्यय, सारी चीजें वही है, बस वो लैंग्वेज थोड़ी अलग है। देखो जुर्माने, अनुगुप्ते और स्थानीय निकाय द्वारा करारोपण वो इसमें आएगा नहीं, और स्वीकृति तो जाता है लोकसभा इसे धन विधेयक के रूप में प्रस्तांकन करता है, राष्ट्रपति के पास जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष का प्रस्तांकन करता है और लोकसभा का अध्यक्ष का निर्णय इसमें अंतिम होता है। ऐसे बिल्कुल नॉर्मल चीजें हैं, माइक्रो के रूप में समझ लोगे, सब समझ आ जाओगे। अब देखो ये अच्छा है, यहाँ पे ये अपने पास कॉन्सेप्ट है, ये वाला है ना, ये क्या है, ये अपने को साधारण विधेयक और धन विधेयक के अंदर डिफरेंस बताता है। जैसे अपन अनुच्छेद 107 पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था मोटे तौर पे विधेयक 4 तरह के होते हैं। साधारण विधेयक 4 तरह के होते हैं, मतलब मोटे तौर विधेयक 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले साधारण विधेयक, दूसरा धन विधेयक, तीसरा अपन पढ़ेंगे क्या, वित्तीय विधेयक है ना, वित्तीय फाइनेंशियल बिल, और चौथा आता है अपने क्या, संविधान संशोधन विधेयक। ऐसे 4 तरह के विधेयक होते हैं, साधारण, धन, वित्तीय और संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। तो अभी अपन पढ़ रहे हैं साधारण विधेयक और धन विधेयक में क्या डिफरेंस होता है। ये काफी अच्छा डिफरेंस है, अपने को पता होना चाहिए, ठीक है ना। धन विधेयक और मतलब साधारण विधेयक और धन विधेयक। सबसे पहले देखो, चूंकि साधारण विधेयक है तो संसद के किसी भी सदन में आ सकता है। भाई साधारण तो वही होता है ना जो कहीं से घुस जाए कहीं से निकल जाए, दिक्कत तो असाधारण कोई होती है साधारण व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो किसी भी सदन में प्रस्तावित इंट्रोड्यूस हो सकता है,
जबकि धन विधेयक केवल लोकसभा में हो सकता है। ये हमने अनुच्छेद 109 में देखा। लेकिन अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ था कि राज्यसभा में प्रस्तापित नहीं होगा, तो वहां से ये चीज गर्भित निकली कि ये सिर्फ लोकसभा के अंदर प्रस्तापित हो सकता है। ये बिना राष्ट्रपति की संस्तुति के प्रस्तापित नहीं हो सकता। हाँ सॉरी, अपन साधारण विधेयक पढ़ रहे हैं, मैं संशोधन विधेयक है। ये बिना राष्ट्रपति की संस्तुति के प्रस्तापित हो सकता है क्योंकि साधारण है, और जबकि इसमें राष्ट्रपति की संस्तुति रिकमेंडेशन आवश्यक है। अनुच्छेद 109 में पड़ा प्रक्रिया में। साधारण विधेयक इसे या तो मंत्री या गैर सरकारी सदस्य है ना, निजी सदस्य जिसको बोलते हैं, जो मंत्री नहीं है वो निजी सदस्य हो गया, वो पेश कर सकता है। लेकिन ये धन विधेयक को तो सिर्फ मंत्री पेश करेगा, सरकार की है भाई। तो इसे राज्यसभा में भेजने के लिए अध्यक्ष के प्रमाण की जरूरत नहीं होती, जबकि इसको राज्यसभा में भेजने से पहले अध्यक्ष का प्रमाणन आवश्यक होता है, जिससे कि राज्यसभा को पता लग जाए कि धन विधेयक आ रहा है भैया। सिर्फ तुम्हारे पास 14 दिन है क्या करने के लिए, अस्वीकृत या संशोधित करने के लिए नहीं, वो तो तुम सपने में मत सोचना। सिर्फ सिफारिश देने के 14 दिन है भैया तुम्हारे पास है, फटाफट दे देना। नहीं दोगे तो ऑटोमेटिक पारित माना जाएगा 14 दिन के अंदर। तो ये प्रमाणन करना इसलिए आवश्यक है। तो प्रमाणन मतलब कि भेज रहे हैं तुमको, भैया लोकसभा ने पास कर दिया, तुम्हारे पास आ रहा है, सील लगी हुई है, देख लो इस चीज की। तो प्रमाणन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, जिससे कि बिल्कुल एक्सप्लिसिटली राज्यसभा को पता रहे। फिर साधारण विधेयक में इसमें राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है साधारण विधेयक को, ठीक है ना, जबकि राज्यसभा को इसमें संशोधन किया ही नहीं जा सकता, अस्वीकृत किया ही नहीं जा सकता, सिफारिश कर सकती है। अब देखो, चूंकि साधारण विधेयक को राज्यसभा संशोधित व अस्वीकृत कर सकती है, तो डेडलॉक उत्पन्न हो सकता है। फिर एक चीज और है, जिसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह तक रोक सकती है। जैसे आप याद करो आर्टिकल 108 पढ़ा था अपने संयुक्त बैठक, तो उसमें क्या था, अस्वीकृत कर दे, है ना, अस्वीकृत कर दे, गतिरोध मतलब अस्वीकृत कर दे, असहमत हो जाए, गतिरोध उत्पन्न हो जाए तब, और फिर 6 माह। 3 ऑप्शन पड़े थे ना आर्टिकल 108 में। संयुक्त बैठक कब बुलाई जा सकती है? अस्वीकार करने पे, असहमत होने पर, और 6 माह से अधिक अवधि तक दूसरा धन उसको रोक लेता है, तभी तो बुलाएंगे 108 अपन। तो साधारण विधेयक को बुलाई जाती है, मैंने बताया था, तो 6 माह यही है। तो राज्यसभा अधिकतम 6 माह तक इसे रोक सकती है ना, जबकि राज्यसभा उससे भी यहाँ पे भैया 14 दिन होते हैं धन विधेयक में। तो फिर अगर राज्यसभा और लोकसभा में डेडलॉक हो गया इस संशोधन और अस्वीकृति और 6 माह को लेकर, तो दोनों सदनों के मध्य असहमति हो गई, तो संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जा सकती है, ठीक है, साधारण विधेयक के संदर्भ में। जबकि यहाँ पे संयुक्त बैठक की जरूरत ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वैसे ही लोकसभा को एब्सोल्यूट पावर है मनी बिल के ऊपर, 14 दिन सीमित है अपने, तो किसके पास? राज्यसभा के पास में। तो संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? अपने लोकसभा का अध्यक्ष। लेकिन अगर वो नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, वो भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति, वो भी नहीं है तो उपस्थित सदस्यों के अंदर उपस्थित सदस्य ही निर्णय लेंगे कि उनमें से कौन करे। और कौन पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता संयुक्त बैठक का? वेरी गुड, कौन? राज्यसभा का सभापति, तो किसी हाल में नहीं हो सकता। और कोरम क्या है संयुक्त बैठक का? 1/10। किसका? लोकसभा और राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ का, मतलब संसद की कुल सैंक्शन स्ट्रेंथ का 1/10 मतलब 550 और 250, 800 का 1/10, 80। फिर क्या है, इसे लोकसभा में अस्वीकृत हो जाने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। भाई साधारण विधेयक तुम पास नहीं करा पाए यार, साधारण बहुमत प्रेजेंट वोटिंग 50% +1 त्यागपत्र देना पड़ता है। तो त्यागपत्र तो यहाँ भी देना पड़ता है, क्योंकि यार सरकारी कोई मंत्री अगर कोई बिल पेश कर रहा है, साला वही पास नहीं हो पा रहा है, क्या मतलब? तुमको तो देना ही है, लोकसभा में नहीं हो पाया तो देना ही तुम्हें त्यागपत्र तो दोनों के अंदर देना पड़ेगा, ये कॉमन है दोनों के अंदर। फिर क्या है, इसे राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है साधारण विधेयक को। एक ही बार लौटा सकता है, लेकिन है ना, दूसरी बार लौटा दिया और फिर आ गया तो देनी पड़ेगी। और अगर सस्पेंशन वीटो, जेबी वीटो इस्तेमाल करना है तो वो पहली बार में कर लो, जैसे ज्ञानी जैल सिंह ने किया पोस्टल वीटो पे, ठीक है ना, वापस मत लौटाओ। लेकिन फिर ज्ञानी जैल सिंह के बाद जैसे वेंकट रमन ने लौटा दिया तो उधर वीपी सिंह सरकार आ गई, तो वीपी सिंह सरकार ने वापस भेजा ही नहीं। अगर वीपी सिंह सरकार वापस भेज देती तो फिर वेंकट रमन को वो पोस्टल विधेयक पारित करना पड़ता, ठीक है ना। तो ये साधारण विधेयक में लागू होती है, जबकि यहाँ पे होती ही नहीं लागू धन विधेयक में। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा ही नहीं सकता। क्यों नहीं लौटा सकता? क्योंकि पद बहुत इंपॉर्टेंट जाना, क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति पहले ही ले ली, उस पर गई होती है, ठीक है। ऐसे ही है इसमें धन विधेयक और साधारण विधेयक और धन विधेयक के अंदर डिफरेंस। अच्छा है, ये हम लोग पता होना चाहिए। ये इस फाइल के अंदर था 110 के अंदर। तो काफी देखो अपन ने इसको अच्छे से पढ़ा है सारी चीजों को। अब मेरी तो कोशिश थी अच्छे से अच्छा पढ़ाने की। अब ये तो आप पे डिपेंड करता है कि कैसा बना। हलवाई तो बना के दे सकता है, स्वाद तो आप ही बताओगे,
है ना। ऐसे बाकी कमेंट में जैसे करके बताया करो थोड़ा सा, जैसे कैसे क्या इसमें सर में क्या आया, समझ में क्या नहीं आया, क्या नया हमें पता लगा, तो कमेंट करते हो थोड़ा अच्छा, मुझे भी थोड़ा जीवंत फील होता है। वो तो नहीं भी करोगे तो भी होता है खैर, लेकिन उससे और +1 होएगा यार, इसी क्या बात है कि नहीं। ऐसे कोई गायक होता है ना, वो तो गा के चला गया, लेकिन गायन के दौरान मान लो तालियां बजती हैं तो उसका मनोबल ही तो बढ़ता है ना। कभी गा के देखना, फिर पता लगेगा तालियों की गड़गड़ाहट क्या होती है। जो गायक होता है, जो स्टेज पर परफॉर्म करता है, वो ही जानता है कि तालियों का महत्व क्या होता है। ऐसे है, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। खैर कोई बात नहीं, गायक भी आप बनोगे, गायक बनने की तरफ ही तो बढ़ रहे हो धीरे धीरे। ठीक है, ऐसे है। तो ये अपने आर्टिकल 110 देखा, काफी बेहतरीन तरीके से इसको देखा। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 111। बिल्कुल सीधा सा है, वो तो अपने 107 में वैसे देख भी लिया था। क्या राष्ट्रपति भेज पहली बार में लौटा सकता है, मतलब वीटो की पावर है एक तरह से 111। वो चलो उसी में देखते हैं अभी क्या बताएं। ठीक है, तो यहाँ इसको जैसे देखो, बढ़िया से रिवीजन करो, और फिर अपन जैसे क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसमें और मेरे को बताना चीजों का। ठीक है, चलो ओके।